आज हम बात करेंगे बॉडी टेम्परेचर के बारे में। ये है आपके वाइटल साइन का पार्ट फर्स्ट, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपने देखा होगा बॉडी टेम्परेचर से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, आपके थर्मोमीटर से। कई बार तो आपका जो भी फारेनहाइट को हम सेंटीग्रेड में कैसे कन्वर्ट करें उससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, आपके फीवर से क्वेश्चन आया हुआ है। तो इंपॉर्टेंट क्लास है, आपको ये क्लास शुरू से लेकर एंड तक आपको जरूर देखनी है, क्योंकि ये आप क्वेश्चन देखोगे ना तो यहाँ पे आपके जो भी बेसिक है, जो भी नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके इंट्रोडक्शन की कि जो भी आपके वाइटल साइन है उसका मतलब क्या है, वाइटल साइन का यूज कहाँ पे क्या होता है उसके बारे में। तो जो भी वाइटल साइन है हम उनको कार्डिनल साइन के नाम से भी जानते हैं, वाइटल पैरामीटर भी इनको बोला जाता है। ठीक है, तो जो भी आपके वाइटल साइन है हम किस नाम से जानते हैं बेटा, उनको कार्डिनल साइन के नाम से भी जानते हैं या फिर वाइटल पैरामीटर के नाम से भी जानते हैं। अगर एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन आ जाए तो गलत मत कर देना कि कार्डिनल साइन क्या है, या फिर कोई पूछ ले कि वाइटल पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं, है ना। तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब वाइटल साइन ही इसी का मतलब है। देखिए वाइटल साइन को हम क्या बोलते हैं, साइन ऑफ लाइफ विच यूज्ड इन मेजरमेंट द लेवल ऑफ हेल्थ। जो भी आपके वाइटल साइन है ये आपके हेल्थ को मेजर करने के लिए काम में लिए जाते हैं। अगर किसी भी पर्सन के हेल्थ में कोई भी अगर चेंजेस या अल्टरेशन आपको देखने को मिलता है तो वहाँ पे आपको वाइटल साइन में कुछ ना कुछ चेंजेस वो देखने को मिलेंगे बेटा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वाइटल साइन के अंदर कौन कौन से आपके वाइटल साइन है वो इंक्लूड होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बॉडी टेम्परेचर की, फिर पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, पेन और ऑक्सीजन सेचुरेशन। ये पार्ट है किसके, आपके वाइटल साइन के। मोस्ट ऑफ जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो यहीं से आता है। पेन को हम किस नाम से कंसीडर करते हैं, मतलब कौन से वाइटल साइन, फिफ्थ एज ए फिफ्थ वाइटल साइन से भी कंसीडर करते हैं। इमरजेंसी के टाइम में अगर हम जो फिफ्थ वाइटल साइन अगर देखते हैं तो वो होता है आपका पिपिलरी रिएक्शन। ठीक है, पिपिलरी रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन जो बनेगा हम उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे आपका जो भी वाइटल साइन है। और अब इसमें देखिए जो भी आपका वाइटल साइन है उसका सीक्वेंस है वो क्या रहेगा बेटा। वाइटल साइन का सीक्वेंस देखिए, वाइटल साइन इन एडल्ट, एडल्ट में जब भी वाइटल साइन है उसका सीक्वेंस क्या रहेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेम्परेचर लेंगे, फिर पल्स, फिर रेस्पिरेशन, फिर बीपी। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं शॉर्ट में टीपीआर। मतलब ये टीपीआर आप याद रखना। और अगर बच्चे की बात करूं, न्यू बोर्न की बात करूं, न्यू बोर्न, तो न्यू बोर्न में क्या रहेगा बेटा, आरपीटी। क्या रहेगा, आरपीटी। याद रखना, टीपीआर किस में रहेगा बेटा, वो रहेगा एडल्ट में, और आरपीटी किस में रहेगा, रेस्पिरेशन, पल्स और टेम्परेचर ये किस में रहेगा, आपके न्यू बोर्न में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, भाई आपने रेस्पिरेशन ही न्यू बोर्न में फर्स्ट आप रेस्पिरेशन क्यों कर रहे हो, टेम्परेचर क्यों नहीं कर रहे। तो देखिए इसका जवाब, क्योंकि जब भी आपका बेबी है वो क्या करता है, क्राई करता है और क्या करता है, मूवमेंट करता है, तो उसके कारण से आपकी रेस्पिरेटरी रेट है वो क्या हो सकती है बेटा, अल्टर हो सकती है, उनमें चेंजेस है वो देखने को मिल सकता है। इसी कारण से हम सबसे पहले कौन सा आपका वाइटल साइन अगर हम मेजर करेंगे तो वो होगा आपका कौन सा, न्यूबॉर्न में होगा रेस्पिरेशन। कौन सा होगा बेटा, रेस्पिरेशन। क्यों, क्योंकि आप जब भी आपका बच्चा क्राई करेगा या मूवमेंट करेगा तो उस टाइम पे आपके जो भी बच्चे की जो भी रेस्पिरेशन रेट है वो क्या हो सकती है बेटा, अल्टर हो सकती है, उसमें चेंजेस है वो देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपके जो पहला आपका वाइटल साइन है वो कौन सा है, वो है आपका बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर क्या है उसको समझिए। देखिए डिग्री ऑफ हीट मेंटेन बाय द बॉडी, ये इसकी सिंपल सी भाषा है। शरीर के द्वारा जो भी आपका ताप है, ठीक है, तापमान शरीर का जो भी मेंटेन किया जाता है हम उसको बोलते हैं बॉडी टेम्परेचर। यह रिफ्लेक्ट होता है एक बैलेंस किसके बीच में, हीट प्रोडक्शन और आपका जो भी हीट लॉस है उसके बीच में जो भी आपका क्या होता है बेटा, बैलेंस होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी में आपने कुछ भी खाया, कुछ भी पिया, तो उसके कारण से अपने बॉडी में या फिर आपने एक्सरसाइज की, बॉडी के अंदर हीट प्रोडक्शन होगी। ठीक है, और फिर इन्वायरमेंट है उसके कारण से आपका हीट लॉस होता है। ठीक है, तो उसी के बीच का ये क्या है कि बैलेंस है। चलिए आगे मैं बात करता हूं आपके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की। थर्मोजेनेसिस का मतलब होता है हीट का प्रोडक्शन। ये केमिकल रेगुलेशन के द्वारा होता है। मेटाबॉलिज्म, जैसे आपने खाना पीना किया, कुछ भी शरीर में कोई भी एक्टिविटी की तो उसके कारण से शरीर में क्या हो रहा है, हीट प्रोडक्शन हो रहा है, उसको अपन बोलेंगे थर्मोजेनेसिस। लाइसिस,
जेनेसिस का मतलब होता है बनना, लाइसिस का मतलब होता है टूटना, मतलब कि जो भी आपका हीट का लॉस होगा फिजिकल रेगुलेशन के कारण से। थर्मो रेगुलेशन क्या होता है बेटा, बॉडी की एक एबिलिटी होती है जो उसका इंटरनल टेम्परेचर है वो उसको बनाए रखना, उसको अपन बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन। क्या बोलते हैं बच्चे, थर्मो रेगुलेशन। अब आपके बॉडी टेम्परेचर का जो भी सेंटर है वो कौन सा होता है, ठीक है, रेगुलेटरी सेंटर ऑफ द बॉडी टेम्परेचर कौन सा है बेटा, हाइपोथैलेमस। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे आपकी हाइपोथैलेमस है, उसका एंटीरियर पार्ट वो क्या करता है बेटा, एंटीरियर हाइपोथैलेमस क्या करता है, कंट्रोल हीट लॉस। वो किसको कंट्रोल करेगा, आपके हीट लॉस को। और पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस क्या करता है बेटा, वो आपके हीट प्रोडक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन वो पूछ सकता है। ठीक है, तो हर एक बच्चे को ये बात है वो आनी चाहिए। चलिए बेटा मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वे ऑफ हीट प्रोडक्शन। आपके शरीर में हीट का प्रोडक्शन है वो कैसे हो सकता है, तो इसमें देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। आपने जो भी खाना खाया, खाना जाके शरीर में टूटा, मेटाबोलाइज हुआ और उससे क्या होती है बेटा, हीट जनरेट होती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं आपके जो भी खाने से कितनी किलो कैलोरी आपको एनर्जी मिलती है। एग्जाम में से क्वेश्चन आता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको कितनी मिलेगी बेटा, 4 किलो कैलोरी। ठीक है, 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी मिलेगी बेटा, 4 किलो कैलोरी मिलेगी। 1 ग्राम फैट से कितनी मिलेगी बेटा, 9 किलो कैलोरी। और मैं बात करूं 1 ग्राम एल्कोहल, तो 1 ग्राम एल्कोहल से मिलेगी 7 किलो कैलोरी। ठीक है बेटा, तो एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत बड़ा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इजी है, सभी को आता है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, चलिए इसको मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन देखते हैं जो भी फूड है कि उसका जो भी थर्मोजेनिक इफेक्ट है वो क्या रहेगा बेटा। तो देखिए जो भी आपका कार्बोहाइड्रेट है उसका होता है 5 to 10%, सबसे ज्यादा होता है आपका प्रोटीन का 20 to 30%, और डायनेमिक एक्शन फैट का कितना होता है बेटा, वो सबसे कम होता है 0.3%। सबसे ज्यादा किसका है, आपके प्रोटीन का, उसके बाद में किसका है, फैट का। चलिए फैट का सबसे कम है। मेथड ऑफ हीट लॉस, मैंने बहुत बार बताया बेटा, मेथड ऑफ हीट लॉस मतलब आपके शरीर से जो भी हीट का लॉस हो रहा है, ठीक है, आपके शरीर की जो भी गर्मी है वो उसकी क्या, उसमें क्या हो रही है, कमी आ रही है, क्योंकि वो आपके जो भी शरीर की गर्मी है वो बाहर निकल रही है इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो उसके कौन कौन से मेथड है उसके बारे में अपन बात करेंगे। स्किन के थ्रू अपन कौन कौन से मेथड में अपन देखेंगे बेटा। एक होता है कंडक्शन, ठीक है, एक होता है आपका कन्वेक्शन, एक होता है आपका रेडिएशन, और एक होता है आपका इवापोरेशन। समझिए, जब यूं समझो कि मैं कोई भी ठंडी वस्तु पे जाके बैठ जाऊं, मैं ठंडे कपड़े पहनूं, उस टाइम पे जो भी हीट का लॉस होता है वो होता है कंडक्शन मेथड से 3% होता है। अगर मैं एसी के अंदर बैठ जाऊं, कूलर के सामने बैठ जाऊं, पंखे के सामने बैठ जाऊं और उस टाइम पे अगर मेरे में हीट का लॉस हो रहा है तो वो होता है कन्वेक्शन मेथड से 15%। अगर मेरा इन्वायरमेंट के कारण से इंफ्रारेड जो भी वेव्स है उसके कारण से अगर मेरा हीट का लॉस हो रहा है तो वो होता है आपका रेडिएशन के मेथड से 60%। अगर मैं बात करूं मेरे शरीर में जो भी वेपर निकल रही है, स्किन से जो भी भाप बन के निकल रही है, उसको अपन बोलते हैं इवापोरेशन। ठीक है, तो वो होता है 22%, वहां से हीट लॉस होता है। ये किसके मेथड है बेटा, हीट लॉस के मेथड है। किसके मेथड है, ये है आपके हीट लॉस के मेथड। ठीक है, अब एग्जामिनर कोई बोल देगा कि अगर फ्लूइड से, अगर तरल से आपका हीट का लॉस हो रहा है तो कौन सा मेथड होगा बेटा, कन्वेक्शन ही होगा। ठीक है, बाय फ्लूइड बाय एयर अगर आपका हीट का लॉस हो रहा है वो होगा 15%। सिर्फ आप वातावरण के कारण से आपका हीट का लॉस हो रहा है 60%, रेडिएशन में आएगा। इवापोरेशन आपने देखा होगा, आपके शरीर से कई बार क्या होती है, आपने देखना सर्दियों में, देखना सर्दियों में जैसे आप धूप में जाओगे ना और आप अपोजिट में साइड में खड़े होकर देखोगे, अपनी छाया को देखोगे, तो आपके देखना कि जो भी आपकी स्किन है, स्किन से क्या निकलती रहती है, ऐसे लगता है कि जैसे भाप बन के निकल रही है स्किन से, उसको अपन बोलते हैं इवापोरेशन। ठीक है बच्चे, ये मैंने आपको बता दिया है, एक बार आप देख सकते हो। हीट का ट्रांसफर किससे हो रहा है बेटा, डायरेक्टली हो रहा है हॉट पार्ट टू कोल्ड पार्ट। ठीक है,
3% हो रहा है। ठंडे कपड़े पहनना, जैसे बर्फ के सीधे संपर्क में आने से हीट लॉस का होना, कंडक्शन मेथड। कन्वेक्शन मेथड कौन सा होगा, जो आप ठंडी हवा ठंडे पानी के संपर्क में आ रहे हो तो कन्वेक्शन मेथड 15% हीट लॉस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में बात करूँ, सबसे ज्यादा मेथड होता है, सबसे ज्यादा किससे होता है बेटा, वो होता है हीट लॉस किससे होता है, रेडिएशन मेथड से। कितना होता है बेटा, 60%। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, सबसे ज्यादा हीट लॉस होने वाला मेथड कौन सा है, वो है आपका रेडिएशन। इंफ्रारेड जो भी वेव जो वो उससे काम में लेती है। हीट लॉस और किससे होता है बेटा, वेपर भाप से होता है। इवापोरेशन 22% हीट लॉस होता है। बाकी के और कौन से मेथड है, थ्रो लंग्स मतलब हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, उससे भी वेपर निकलती है ना। अगर आपको इस टाइम पे अगर कभी भी ऐसे देखना कि आपके शरीर से भाप निकल रही है कि नहीं निकल रही है, एक तो सर्दियों में देखना आप फूंक मारते हो ना तो आपको भाप निकलती हुई दिखाई देगी, उससे भी हीट लॉस होता है। ठीक है, किडनी के द्वारा आप क्या करते हो, यूरिन पास आउट करते हो तो उसमें भी आपके जब भी हीट लॉस होता है। जीआईटी के द्वारा अगर आपने वॉमिट कर दिया या फिर आपने स्टूल पास कर रहे हो तो उससे भी आपकी हीट का लॉस होगा शरीर से। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में बात करता हूं वेरिएशन इन बॉडी टेम्परेचर। अब आपको कई बार देखने को मिलेगा कि जो भी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो भी अलग अलग समय पे अलग अलग रहता है, कई बार ज्यादा होता है कई बार कम होता है। तो देखिए कौन से टाइम पे कैसा क्या रहता है, टाइम ऑफ द डे, दिन के समय जनरली आपकी बॉडी, एक सेकेंड, हाँ जी, दिन के समय आपके जो भी बॉडी का टेम्परेचर वो क्या होता है बच्चे, वो अर्ली मॉर्निंग में क्या होता है बेटा, कम होता है, और दोपहर के बाद में और शाम को क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, सुबह जब अपन उठते हैं ना, नींद से उठते हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग, उस टाइम पे बॉडी का टेम्परेचर कम मिलता है। और जब भी आपको शाम का समय होता है या दोपहर के बाद का समय होता है, जिसको अपन बोलते हैं 4-5 बजे के आसपास का जो भी समय है, 3 बजे 4 बजे 5 बजे, उस टाइम पे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, थोड़ा बढ़ा हुआ देखने मिलता है। 1 से 2 डिग्री फ़ारेनहाइट और 0.5 to 1 डिग्री सेल्सियस का आपको फर्क देखने मिलेगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट में बात करूं, मेन्स्ट्रुएशन के टाइम पे क्या होता है, आपको अचानक से टेम्परेचर में कमी देखने को मिलती है। प्री ओवुलेशन, देखिए 2 कंडीशन होती है। ओवुलेशन से पहले आपका जो भी आपकी महिला है उसका क्या होता है बेटा, बॉडी टेम्परेचर कम होता है। ओवुलेशन के जस्ट बाद में देखेंगे तो बॉडी टेम्परेचर आपको क्या देखने को मिलेगा, बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। किसके कारण से, देखिए ओवुलेशन से पहले ओस्ट्रोजन का इफेक्ट होता है, उसके कारण से बॉडी का जो भी अगर मैं बोलूँ टेम्परेचर वो कम होता है। ओवुलेशन के जस्ट बाद में क्या होता है बच्चे, जो भी आपका प्रोजेस्टेरोन है उसका इफेक्ट आता है। ठीक है, तो उसके कारण से शरीर में क्या होता है, हीट देखने को मिलती है। ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर हल्का बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। प्री ओवुलेशन कम, पोस्ट ओवुलेशन आपको क्या देखने को मिलेगा, ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बच्चे आगे मैं बढ़ता हूँ। नेक्स्ट में बात करता हूँ आपकी साइट ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर की साइट के बारे में, एक्सिलरी टेम्परेचर वो होता है 97.6, ओरल टेम्परेचर वो होता है 98.6, रेक्टल होता है 99.6 और टिम्पेनिक होता है वो होता है 98.6। अब देखिए बेटा, ओरल पे है कितना, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर मैं बोलूँ 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, सॉरी सेल्सियस। ठीक है, ये फ़ारेनहाइट में है, वो होगा सेल्सियस। अभी जो भी एक्जिला वाला है, एक्जिला वाला क्या होता है बेटा, माइनस में चलता है। ठीक है, एक कम, माइनस में वैसे नहीं चलेगा कि मतलब अगर आपका मुंह से कितना आ रहा है 98 आ रहा है तो एक्जिला का नॉर्मल कितना होगा, 97 रहेगा। कितना रहेगा बेटा, ये क्या रहेगा बेटा 1, एक क्या रहेगा बेटा, एक कम लेके चलना है। और जब भी आपका रेक्टल वाला है ये प्लस में, जब भी ओरल की तुलना में एक ज्यादा देके समझना है। तो अगर मैं बात करूं एक्जिला और रेक्टल दोनों में कितने का डिफरेंट आएगा, 2 का। ठीक है, क्योंकि एक्जिला और ओरल तो हो गया 98.6 हो गया, ये नॉर्मल है, तो इसका 97.6 नॉर्मल होता है। रेक्टल का नॉर्मल कितना होता है, 99.6। ठीक है, तो ये मेरी बात सभी समझ गए। आगे अपन बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपका जो भी ओरल कैविटी से अपन क्या लेते हैं, टेम्परेचर लेते हैं ओरल साइड से, उसके बारे में। इसमें देखिए थर्मोमीटर प्लेसमेंट, जो भी हम थर्मोमीटर कहाँ पे प्लेस करेंगे, प्लेस द थर्मोमीटर इन द पोस्टीरियर सबलिंगुअल पॉकेट। जो भी आपका जो भी क्लाइंट है उसके पोस्टीरियरली, मतलब जीभ के नीचे की तरफ आप देखेंगे ना, यहाँ पे सेंटर में तो एक जॉइंट तो आपको दिखाई देगा, साइड में हल्की सी जगह दिखाई देती है, दो साइड में। ठीक है, वहां पे अपन क्या लगाएंगे बच्चे, वहां पे अपन क्या इंसर्ट करवाएंगे, आपका थर्मोमीटर वो इंसर्ट करवाएंगे। टाइम ड्यूरेशन कितना रहेगा बेटा, वो रहेगा 1 से 3 मिनट। प्रिकॉशंस क्या काम में लेने हैं, अगर आपका जब भी, देखिए कई बार एग्जाम में आता है, अगर एक पर्सन ने अगर कभी चाय पी ली है गर्म, या फिर ठंडा अगर उसने कोल्ड ड्रिंक पी ली है,
तो क्या उसके बॉडी टेम्परेचर पे फर्क आएगा? हाँ जी आएगा। तो हमेशा क्या करना है, 15 से 20 मिनट बाद में कम से कम 15 मिनट का इफेक्ट आपको क्या रखना है, गैप रखना है। उसके बाद में आपको वापस से क्या लेना है, वाइटल साइन लेने हैं। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर रिकॉर्ड कब करेंगे, 15 से 20 मिनट के बाद में। ये नहीं कि पीते ही आप क्या कर लो, आप उसका बॉडी टेम्परेचर लो, तो वो आपका क्या आएगा, फास्ट बॉडी टेम्परेचर रिकॉर्ड होगा। चलिए आगे मैं बात करता हूं। नेक्स्ट देखिए, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ओरल। हम कौन कौन सी कंडीशन में ओरल जो भी साइट है, मुंह से अपन टेम्परेचर नहीं ले पाएंगे? कौन सी कंडीशन में? अगर पेशेंट क्या है, अनकॉन्शियस है, बच्चा है। बच्चे तो देखिए ऐसे नॉर्मली तो कुछ रखते नहीं, चबाने की कोशिश करते हैं। पेशेंट विद कन्वर्जन, पेशेंट विद ओरल ट्रॉमा और पेशेंट रिसीविंग ऑक्सीजन थेरेपी बाय फेस मास्क। तो इस वाली कंडीशन में अपन क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। इस वाली कंडीशन में हम जो भी पेशेंट है, पर्सन है, उसके ओरल रूट से हम उनका बॉडी टेम्परेचर है वो नहीं लेंगे। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं। नेक्स्ट में करता हूं एक्सिलरी साइट। एक्सिलरी मतलब आर्म पिट, बगल से। ठीक है, तो देखिए इसमें थर्मोमीटर कहां पे प्लेस करेंगे बेटा, हाई अप इन द सेंटर ऑफ द आर्म पिट, जो भी आपकी बगल है उसके बीच से। ठीक है, और इसमें आपको ये इंश्योर करना है स्किन टू स्किन कांटेक्ट जरूर हो। कई समझदार ज्यादा होते हैं, वो क्या करते हैं कि शर्ट पहनना है, शर्ट वो बोलते हैं कि कौन अंदर क्या लगाएगा, यहीं से लगा के ऐसे कर लेते हैं। बेटा वो तो फिर फॉल्स रीडिंग आएगी ना। ठीक है, उसका मतलब ही नहीं है। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू कीप आर्म टाइटली प्रेस्ड अगेंस्ट द साइड ऑफ द बॉडी। और ये नहीं कि कईयों का होता है कि बस ऐसे रख के ऐसे, नहीं, ऐसे लगाना है, फिर ऐसे उसको क्या करना होता है, उसको प्रेस करके रखना है ना। तभी आपका क्या होगा, सही बॉडी टेम्परेचर वो रिकॉर्ड होगा। और इसको भी हम 1 से 3 मिनट तक के लिए रखते हैं। कई जगह आपने देखा होगा एक्जिला का 5 मिनट आता है, वो आता है ग्लास थर्मोमीटर, जो भी मर्करी वाला। आज के समय मर्करी वाला जो भी थर्मोमीटर है उसका यूज न के बराबर होता है। मोस्ट ऑफ जगह पे आपका इलेक्ट्रिकल जो भी डिजिटल थर्मोमीटर आता है उसी को काम में लिया जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट स्टार लगा के एक बात लिखिए, नॉट एज एक्यूरेट एज ओरल और रेक्टल मेथड। कोई भी बोले कि सबसे बेस्ट मेथड, सबसे अच्छा मेथड कौन सा है आपका टेम्परेचर रिकॉर्डिंग का, तो वो होता है रेक्टम। उसके बाद में आता है आपका ओरल। लास्ट में आपका आता है कौन सा, एक्जिला से। एक्जिला वाले से रीडिंग है वो फॉल्स आने के चांस वो ज्यादा रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बच्चे, क्योंकि कई बार तो देखिए कईयों के यहाँ पे आपके आर्म पीठ में पसीना ज्यादा आता है। कईयों का क्या होता है कि कई इसको लूज कर लेते हैं। ठीक है, इसे दबा के नहीं रखते थे। कईयों की अगर हवा पास हुई तो वहाँ पे बॉडी टेम्परेचर है वो भी क्या हो सकता है, आपका फॉल्स रिकॉर्ड है वो हो सकता है। इसीलिए क्या है, ये ज्यादा रिलायबल नहीं है। चलिए कौन सी कंडीशन में आपको एक्जिला साइट का रूट, जो भी एक्जिला साइट है उसको अपन काम में लेंगे। इन्फेंट हो गया, छोटे बच्चे हो गए, उसके लिए अपन क्या करेंगे, जो भी आपका टेम्परेचर रिकॉर्ड कहाँ से करेंगे बच्चे, वो करेंगे आपके एक्जिला से। अगर ओरल और रेक्टल रूट है, कई बार आपके एडल्ट पेशेंट में क्या है कि ओरल और रेक्टल रूट है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो उस वाली कंडीशन में भी अपन एक्जिला वाला रूट प्रीफर करेंगे एडल्ट के लिए। अगर एक्जिला का रूट है वो मोस्ट ऑफ प्रीफर किया जाता है किसके लिए, बच्चों के लिए। चलिए नेक्स्ट में बात करूं रेक्टल साइट। स्टार लगा के मैंने लाइन लिखी है, एग्जाम से क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्या है बच्चे, मोस्ट एक्यूरेट और रिलायबल मेथड है। अगर कोई भी बोले कि आपका बेस्ट मेथड क्या है टेम्परेचर रिकॉर्डिंग का, तो वो कौन सा है, वो होता है रेक्टल मेथड। ठीक है, मोस्ट एक्यूरेट और रिलायबल मेथड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आपका जो भी इनर, देखिए इसमें क्या किया जाता है बेटा, जो भी थर्मोमीटर है अपन किस में डालते हैं, रेक्टम वाले एरिया में डालते हैं, तो वहां पे एयर पास होने के चांस भी क्या होते हैं बेटा, मतलब एक्स्ट्रा एयर वहां पे जाती नहीं है। बॉडी का टेम्परेचर वहां से पता चल जाता है, कौन से बॉडी का, कोर बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन क्या होते हैं बेटा, एकदम से क्लोज होते हैं। ठीक है, उसके कारण से आपका क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर वहां पे एकदम से सही से रिफ्लेक्ट होने के चांस रहते हैं। लेकिन इसमें भी कई बार दिक्कत होती है। अगर हम क्या करते हैं, रेक्टम रूट से क्या लेते हैं, टेम्परेचर लेते हैं, तो ब्रेडिकार्डिया होने के चांस है वो रहते हैं। अब ब्रेडिकार्डिया होने के चांस कैसे रहेंगे बेटा, रेक्टम रूट से आप क्या इंसर्ट करवा रहे हो, थर्मोमीटर इंसर्ट करवा रहे हो, तो वेगस नर्व क्या होती है बेटा, वेगस नर्व स्टिमुलेट हो सकती है। उसके कारण से आपके जो भी पर्सन है जिसका आप क्या ले रहे हो, टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहे हो, उसको क्या हो सकता है, उसको ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है, उसको डिजीनेस भी हो सकती है। चलिए बेटा, लुब्रिकेशन जरूरी है। ठीक है, जब भी आप रेक्टल रूट से क्या ले रहे हो, टेम्परेचर लो, तो सबसे पहले आपका जो भी थर्मोमीटर है उसको क्या करना है, लुब्रिकेट करना है।
ठीक है, मॉइस्ट उसको करना है, वरना क्या हो सकता है आपकी क्लाइंट में फ्रिक्शन से वहां पे ट्रॉमा हो सकता है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, कौन सी कंडीशन में अपन अवॉइड करेंगे किसको, रेक्टल रूट को। अगर कोई भी क्लाइंट को क्या हो बेटा रेक्टल, ठीक है, उसको क्या हो डायरिया हो, या फिर आपके कोई रेक्टल की सर्जरी हुई हो, रेक्टल से ब्लीडिंग हो रही हो, ठीक है, ऐसे वाले केस में अपन क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट मैं बात करूं आपके रेक्टल साइड से इंसर्शन गाइडलाइन, ठीक है, कुछ यहां से क्वेश्चन बनते हैं। कौन सी पोजीशन देंगे बेटा, लेफ्ट लेटरल सिम्स पोजीशन प्रीफर की जाती है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। एनीमा के लिए भी अपन यही पोजीशन देते हैं, लेफ्ट लेटरल सिम्स पोजीशन देते हैं। अगर रेक्टल रूट से टेम्परेचर लेना हो तो ये भी आपकी क्या है, फेवरेबल आपकी क्या है, साइट रहेगी। डायरेक्शन किधर से किधर इंसर्ट करवाएंगे, इंसर्ट द थर्मोमीटर टुवर्ड द एम्प्लाइकस, ठीक है, किधर आपके ऐसे एम्प्लाइकस की तरफ आपको इंसर्ट करवाना, ये नहीं कि आप सीधे इंसर्ट स्ट्रेट इंसर्ट करवा दो, ठीक है। चलिए डेप्थ कितनी रहेगी, इंसर्शन की डेप्थ कितनी रहेगी, इससे क्वेश्चन आया हुआ बेटा, इंपॉर्टेंट है। एडल्ट में कितनी रहेगी बेटा, वो रहेगी 1.5 इंच, और आपके इन्फेंट में कितनी रहेगी 0.5 इंच से, क्या है कि उससे ज्यादा नहीं करवाना चाहिए, अगर करवा दो तो 1 इंच से तो ऊपर जाना ही नहीं है, ये याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है। और 1 से 2 मिनट तक आपको क्या करना है बेटा, जो भी आपका थर्मोमीटर है उसको वहीं पे रहने देना है, ठीक है। चलिए आगे अपन बढ़ते हैं। कुछ इमेज जहां से एग्जाम से क्वेश्चन आ सकता है इमेज बेस पे, ये आपको देखने को मिल रहा है बेटा, ये कौन सा है, ये है आपका टिम्पेनिक थर्मोमीटर। टिम्पेनिक थर्मोमीटर में आपको सबसे कम समय लगता है, 2 से 3 सेकंड के अंदर ये क्या बता देता है बेटा, रिजल्ट बता देता है। अभी जो मोस्ट ऑफ हॉस्पिटल में काम में लेते हैं, ये कौन सा है, ये है आपका डिजिटल थर्मोमीटर, ये वाला जिसपे आपको सेकंड में दिखा रखा है। थर्ड पे आपको देखने को मिल रहा होगा बेटा, ये क्या है बेटा, ये है आपका डिस्पोजेबल थर्मोमीटर। ये क्या होता है बेटा, अगर आपने इसको एक बार काम में लिया तो आपको इसको क्या करना है, फिर फेंकना है। सिंगल यूज के लिए इसको काम में लेते हैं, सिंगल यूज के लिए। और जो नीचे आपको देखने को मिल रहा है, जो आपका पहले का जो यादें जुड़े हुई है ना इसे, ये कौन सा बेटा, ये है आपका मरकरी थर्मोमीटर। कौन सा होता है, मरकरी थर्मोमीटर, ठीक है। और इसको अपन ग्लास थर्मोमीटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये इसका बल्ब वाला एरिया है और ये नीचे वाला आपका स्टेम वाला एरिया है। कौन सा, स्टेम वाला, ठीक है बच्चे। चलिए आगे अपन बढ़ते हैं। वाइप द थर्मोमीटर, अरे भाई थर्मोमीटर को काम में लेना है तो थर्मोमीटर को साफ रखना जरूरी है, ठीक है। तो कैसे कैसे अपन उसको साफ रखेंगे, तो इसमें देखिए, अगर आपको थर्मोमीटर को पहले काम में लेना है तो उसको किधर से किधर साफ करेंगे बेटा, काम में लेने से पहले आपको बल्ब से स्टेम की ओर साफ करना है, और काम में लेने के बाद में अपन उनको जब स्टेम से बल्ब की ओर उसको साफ करना है। तो देखिए इस तरीके से, अगर आपको काम में लेना है तब किधर से किधर, तब जब आपको यूज में लेना है तो यूज में लेना है तो ऐसे, बिफोर यूज, इस तरीके से आपको क्लीन करना है। आफ्टर यूज आप किधर से क्लीन करोगे बेटा, इधर से इधर, ठीक है। स्टेम से आपको बल्ब की ओर, ये होता है बल्ब, ये है बल्ब, और ये बाकी का क्या होता है बेटा, ये होता है स्टेम, ठीक है। तो आफ्टर यूज किधर से किधर होगा बेटा, स्टेम से लेके बल्ब की ओर, आफ्टर यूज। अब साफ करेंगे किससे, वो आपका डेटोल वेटोल का जमाना गया बेटा। आजकल ये इस तरीके के एल्कोहल के स्वाब आते हैं, 70% आइसोप्रोपिल एल्कोहल के, वो अगर काम में लेते हैं, कुछ हॉस्पिटल में नहीं होता इसे, तो वहां पे स्प्रिट आता है, ठीक है। उसको उससे क्या करते हैं बेटा, आपका जो भी थर्मोमीटर उसको डिसइंफेक्टेंट करते हैं। आई होप आप मेरी बात से सभी सहमत है। आगे बढ़ू मैं, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट जो भी आपका है कन्वर्टिंग फॉर्मूला पे आते हैं। टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फारेनहाइट, फारेनहाइट देखिए सेल्सियस से अगर आपको फारेनहाइट में क्या करना है बेटा, कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा F बराबर C गुणा 9/5, फिर प्लस में आपको क्या करना है, 32 करना है। F बराबर C गुणा 9/5, फिर उसको 32 के साथ में क्या करना है, उसको जोड़ देना है। अगर फारेनहाइट में दे रखा है, उसको सेल्सियस में लेना है, तो क्या करेंगे, सेल्सियस में लेने के लिए जो भी आपका फारेनहाइट है, उसका जो भी टेम्परेचर है उसको दे रखा है ना, उसमें -32 कर देंगे, फिर उसको गुणा करना है किसके, 5/9 से।
ठीक है। इससे आप क्या कर सकते हो, आपका जो भी बॉडी टेम्परेचर है उसको कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको थर्मोमीटर जो भी जानना है कि आपका सेल्सियस से फारेनहाइट में कितना है या फारेनहाइट से सेल्सियस में कितना आ रहा है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, देखिए अपन ने मोस्ट ऑफ जो भी बात की है वो की है आपके बॉडी टेम्परेचर के बारे में। अब बॉडी टेम्परेचर से एक रिगार्डिंग एक टॉपिक है आपका, ठीक है, फीवर। बॉडी का टेम्परेचर आपका बढ़ा हुआ है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ आपको जो भी फीवर है कहाँ पे देखने को मिलती है, अगर बॉडी में कोई भी डिस्ट्रप्शन हुआ है ना तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है, इन्फ्लामेशन हुआ है, तब बॉडी का टेम्परेचर वो बढ़ता है, ठीक है। चलिए, फीवर को हम कौन से नाम से भी जानते हैं बेटा, पायरेक्सिया के नाम से भी जानते हैं, फेब्राइल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फीवर को कौन से नाम से जानते हैं, पायरेक्सिया के नाम से भी जानते हैं और फेब्राइल के नाम से भी जानते हैं। फीवर है क्या, एक एडल्ट में अगर ओवरऑल बॉडी टेम्परेचर कितना आ रहा है बेटा, 38 डिग्री या फिर 100। देखिए नॉर्मली मैं अगर बात करूं कि 99 डिग्री से ऊपर जा रहा है ना, अगर मैं बात करूं 99 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर जा रहा है ना, कई बुक में ये भी दे रखा है, तो वो किसको इंडिकेट करता है बेटा, फीवर को इंडिकेट करता है, ठीक है। ये तो क्या है कि कुछ स्टैंडर्ड बुक में यही दे रखा है। चलिए नेक्स्ट में आगे बात करूं, फीवर क्या है भाई, एक टेम्परेरी इंक्रीज देखने को मिलता है बॉडी टेम्परेचर के अंदर, और ये मोस्ट ऑफ किस कारण से होता है, कोई भी इलनेस या इन्फेक्शन के कारण से होता है, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर क्या देखने को मिलता है बेटा, टेम्परेरी आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, या कोई ना कोई बीमारी या इन्फेक्शन के कारण से बढ़ता है। ये क्या है बेटा, एक नेचुरल रिस्पॉन्स है कि मतलब बॉडी आपकी फाइट कर रही है किसी न किसी इन्फेक्शन से। इन्फेक्शन में आपका वायरस या बैक्टीरिया या फिर आपका फंगाई, कोई भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हो सकता है, ठीक है। तो क्या करती है बॉडी उससे, ये क्या है, कौन सा डिफेंसिव वाला मैकेनिज्म है। चलिए आगे अपन बात करते हैं। नेक्स्ट में बात करता हूँ कौन से टर्म यूज किए जाते हैं फीवर के समय। फीवर में अपन देखिए ये वाले टर्म है ना, एग्जाम में आपने देखा होगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है, कई बार पूछ लेते हैं हाइपोथर्मिया का मतलब क्या है, जब बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस या 95 डिग्री सेल्सियस से फारेनहाइट से कम हो जाए तो हम उसको बोलेंगे हाइपोथर्मिया, ठीक है। कई बार क्या होता है कि एक्सेस कोल्ड की एक्सपोजर में हो जाए या शॉक वाली कंडीशन हो, उसमें आपको हाइपोथर्मिया वाली कंडीशन देखने मिलती है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है बेटा, वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 डिग्री फारेनहाइट। लो ग्रेड पायरेक्सिया 37.2 टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड, और मॉडरेट पायरेक्सिया होगा तो वो होगा 38 डिग्री टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड टू 39.4 डिग्री सेंटीग्रेड। हाई पायरेक्सिया होता है वो होता है 39.4 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और हाइपर पायरेक्सिया मोस्ट ऑफ एग्जाम से इसे फारेनहाइट के बारे में क्वेश्चन आता है, फारेनहाइट से, ठीक है। और आपको मैं मोस्ट ऑफ तो फोकस कर रहा हूँ आपका सेल्सियस पे, अबोव 40.5 डिग्री पर। इसमें आपका ब्रेन डैमेज हो सकता है बेटा, ठीक है। ब्रेन डैमेज होने के चांस वो ज्यादा थे किसमें, हाइपर पायरेक्सिया में, ठीक है। ये नॉर्मल टर्मिनोलॉजी है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आया हुआ है वो आया हुआ है कौन कौन से, हाइपोथर्मिया अगर 95 डिग्री फारेनहाइट से कम हो रहा है, 35 डिग्री से कम हो रहा है, सेंटीग्रेड से कम हो रहा है बॉडी का टेम्परेचर, उसको बोलेंगे हाइपोथर्मिया। अगर आपका 105 डिग्री फारेनहाइट है उससे अगर बढ़ रहा है उसको अपन बोलेंगे हाइपर पायरेक्सिया। अब स्टेज, फीवर की स्टेज में आपको क्या क्या देखने को मिलता है बेटा, एक तो होता है ऑनसेट इन्वेजन, दूसरा होता है फेस्टिजियम जिसको अपन स्टेडियम के नाम से जानते हैं, थर्ड होता है आपका डेफरेशन जिसको अपन डिक्लाइन के नाम से जानते हैं। आपका देखिए पहली स्टेज में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है, दूसरी स्टेज में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है और एक मैक्सिमम लेवल पे जाके स्थिर हो जाता है। थर्ड स्टेज में क्या होता है कि बढ़ा हुआ टेम्परेचर वापस से कम होता है, उसको अपन बोलते हैं डिक्लाइन, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट स्टेज में क्या होगा बेटा, जो भी बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, वो बढ़ने लग जाएगा। बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। बॉडी टेम्परेचर बिगिन टू राइज, और बॉडी क्या करती है, कंजर्व करती है, जनरेट करती है हीट को एक नए पॉइंट में पहुंचने के लिए। सेकंड में बात करूं वो होगा आपका कौन सा, स्टेडियम, या जिसको अपन क्या बोलते हैं, फेस्टिजियम। इसको अपन फेस्टिजियम भी बोलते हैं, स्टेडियम भी बोलते हैं और प्लेटू स्टेज भी बोलते हैं। ये सेकंड स्टेज होती है। इसमें क्या होता है बेटा, बॉडी का टेम्परेचर एक मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाता है और वहीं पे कांस्टेंट वो बना रहता है। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा, आगे इसके बारे में मैं बताता हूं, ठीक है। पहले में क्या था, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा था, सेकंड में बढ़ा और एक मैक्सिमम लेवल पे चला गया, वहीं पे बना हुआ है। थर्ड है वो होगा डिक्लाइन, जिसको अपन डेफरेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कि देखिए इसमें बढ़ा हुआ बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, नॉर्मल आएगा, ठीक है। और यह नॉर्मल क्या होता है बेटा, जो भी आपका जो भी बॉडी का यानी जो भी फीवर जिसके कारण से हो रही है वो डिजोल्व होने लगता है। तो देखिए फर्स्ट आपका
आपका बिगिन हो, देखिए पहले यूँ समझिए कि 98.6 डिग्री पे आपका क्या है, बुखार है, सॉरी नॉर्मल है। फिर आपका बॉडी का टेम्परेचर क्या होने लगता है बेटा, बढ़ता है 99 पे 99.5 चला गया, फिर आपका चला गया 100 चला गया, फिर आपका चला गया 102। ठीक है, यानी यूँ समझो कि हाँ एक बार मैं यूँ समझो कि 101 मान लिया, ठीक है 101, फिर 101 रहा, 101 रहा, 101 रहा, 101 रहा। यहाँ से ये वाली कंडीशन अपन देखेंगे, उसको अपन बोलेंगे ऑनसेट और इन्वेजन। यहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा और कांस्टेंट बना हुआ है, उसको अपन बोलेंगे फेस्टिजियम। फिर ये वापस से क्या हो जाएगा बेटा, ये सही होने लगेगा, 99 पे आया, 98.6 पे आया, इसको अपन बोलेंगे डिक्लाइन। ठीक है, 3 स्टेज होगी। चलिए आगे अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपके क्राइसिस। तो क्राइसिस का मतलब क्या होता है बेटा, बढ़ा हुआ बॉडी का टेम्परेचर अचानक से कम हो जाता है। ठीक है, ट्रू क्राइसिस का मतलब होता है पेशेंट की कंडीशन में सुधार होगा, लेकिन फॉल्स क्राइसिस का मतलब होता है बॉडी का टेम्परेचर तो क्या हुआ, थोड़ा कम हुआ, अचानक से कम हुआ, लेकिन उतना क्या कोई सुधार देखने को नहीं मिला। एक होता है लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है कि बढ़ा हुआ जो भी बॉडी टेम्परेचर है वो जिग-जैग मैनर में क्या होता है, कम होता है। मतलब कि 100 कोई भी क्लाइंट का बढ़ा हुआ टेम्परेचर 102 था, ठीक है, वो फिर क्या हुआ 100 हुआ, फिर वापस 101 गया, फिर वापस से 100 आया, फिर 98 आया, ठीक है 99 आया, ऐसे इस तरीके से जिग जैग मैनर में उतार चढ़ाव कर रहा है, कम हो रहा है, उसको अपन बोलेंगे लाइसिस। चलिए नेक्स्ट देखिए, कांस्टेंट और कंटिन्यूस फीवर का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर वो क्या करता है बेटा, वेरीज करता है, कई बार 2 डिग्री फ़ारेनहाइट से, मतलब मॉर्निंग और इवनिंग में। ठीक है, मॉर्निंग और इवनिंग में क्या होता है कि जो भी आपका बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या होता है, वेरी चेंज होता रहता है, और उसमें फर्क आता है 2 डिग्री का, है ना, कम या ज़्यादा चलता रहता है, लेकिन वो नॉर्मल नहीं आएगा, उसको अपन बोलते हैं कांस्टेंट और कंटिन्यूस फीवर। रेमिटेंट फीवर का मतलब क्या होता है बेटा, फ्लक्चुएशन बट डजंट रिटर्न टू नॉर्मल। इसमें क्या होता है, जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, लेकिन नॉर्मल नहीं आता। इंटरमीडिएट और क्वेश्चन फीवर में क्या होता है, हाई टेम्परेचर रहता है, ठीक है, हाई देन नॉर्मल विद इन 24 आवर, यानी बॉडी का टेम्परेचर वो क्या होता है बेटा, हाई होता है नॉर्मल की तुलना में। ठीक है, मलेरिया वाले केस भी देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट में अपन बात करते हैं राइगर। रिगर का क्या मतलब होता है बेटा, सडन अचानक से बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है बेटा, बढ़ने लगता है। इसमें आपका जो भी क्लाइंट है उसको कोल्ड फील होता है, सीवरिंग देखने को मिलता है, और इसमें क्या होता है बेटा, बॉडी का टेम्परेचर क्या होना लगता है, अचानक से बढ़ने लगता है। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें राइगर की 3 स्टेज देखने को मिलती है। एक होती है, पहली स्टेज होती है कोल्ड स्टेज, जिसमें आपके क्लाइंट को क्या होती है, अचानक से ठंड लगेगी और वो क्या करने लगेगा, कंपी उसमें देखने को मिलेगी। सेकेंड स्टेज में आपके जब भी क्लाइंट को क्या होगा, तेज बुखार आएगा, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं हॉट स्टेज। और थर्ड स्टेज होती है स्वेटिंग स्टेज, वहां पे आपके जब भी क्लाइंट को क्या होता है बेटा, आपको पसीना देखने को मिलता है, फैटिग थकान भी देखने को मिलती है। ठीक है, अब एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, मोस्ट ऑफ सीएचओ के एग्जाम से क्वेश्चन आया हुआ है, एम्स में भी पूछा हुआ है, स्टेट की जब भी एग्जाम उससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, एम्स दिल्ली ने भी पूछा था। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर फीवर, तो वो कौन सी होती है बेटा, वो होती है आपकी पैरासीटामोल। कौन सी रहेगी बेटा, पैरासीटामोल। ठीक है, पीसीएम। चलिए ये बात सभी को समझ में आ गई होगी, तो मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपकी, कुछ बॉडी के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं, टेम्परेचर भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, मरने के बाद में इंसान की बॉडी में क्या होता है कि उसका बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है, जिसको अपन बोलते हैं अल्गर मोर्टिस। ठीक है, इसको कोल्डनेस ऑफ डेथ के नाम से भी जानते हैं। बॉडी क्या होने लगती है, बॉडी का टेम्परेचर क्या होने लगता है डेथ के बाद में, क्या होने लगता है, कम होने लगता है। क्यों, क्योंकि बॉडी से हीट का लॉस है वो हो जाता है। हीट प्रोडक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि सभी, अगर कोई क्लाइंट की डेथ हो गई है तो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म भी नहीं होगा, हीट प्रोडक्शन नहीं होगा, सिर्फ हीट का लॉस ही होगा, तो शरीर क्या हो जाता है, ठंडा पड़ने लग जाता है। राइगर मोर्टिस क्या होता है बेटा, स्टीफनेस ऑफ द डेथ, मतलब कि बॉडी मरने के बाद में क्या होता है बेटा, जो भी आपके जो भी क्लाइंट है उसमें क्या होता है, केमिकल चेंजेस के कारण से बॉडी क्या हो जाती है, बॉडी में जकड़न हो जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, राइगर मोर्टिस बोलते हैं। लीवर मोर्टिस का मतलब क्या होता है बेटा, आपकी बॉडी का कलर है वो चेंजेस देखने मिलेगा, जिसको अपन बोलते हैं डिस्कलरेशन ऑफ डेथ। यानी कि जो भी कभी भी देखा होगा, कोई भी क्लाइंट है उसके आपके डेथ होने के बाद में उसका शरीर का ऊपर वाला भाग अगर आप देखोगे ना,
तो वो क्या होने लग जाता है, पीला पड़ने लग जाता है एकदम से। और नीचे वाला भाग देखोगे तो वहां पे आपको क्या देखने मिलेगा बेटा, कई बार डार्क डार्क सकते भी देखने मिलता है। क्यों? क्योंकि जब भी आपके क्लाइंट का जो भी अगर ब्लड वगैरह है वो क्या होता है, वो ग्रेविटी के कारण से नीचे की तरफ वो सेटल होने लगता है। उसको अपन बोलते हैं लाइवर मोर्टिस, ठीक है। अल्गर मोर्टिस में टेम्परेचर कम होता है, राइगर मोर्टिस में स्टीफनेस देखने मिलता है, लेवर मोर्टिस में आपको डिस्कलरेशन ऑफ डेथ वो देखने मिलता है बेटा। ये है आपका वाइटल साइन का पार्ट फर्स्ट। मैंने शायद थोड़ा सा तेजी में करवाया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये जो भी आपकी 30 मिनट की क्लास है ये आपकी 2 घंटे की क्लास हो। इम्पोर्टेंट जो भी बात थी वो मैंने इसमें डालने की कोशिश की है। आई होप आपको ये क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो इस क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए, कोई भी कमेंट है तो कमेंट कीजिए, और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम ऐसी क्लास आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ओम नर्सिंग एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।